सबसे पहले मैं माहिरा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे इस प्यारे से चैनल में पढ़ने के लिए उपस्थित हुए। जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है आपका मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 पहले से अपलोड हो चुका है और आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में बहुत प्यारे प्यारे चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक का परिभाषा क्या है, फिर यूनिट क्या है, यूनिट शब्द कैसे आया, कब यूनिट शब्द की उत्पत्ति हुई, मापन कैसे बना, मात्रक कैसे बना, इन सभी चीज़ों का हम एक एक करके बात करेंगे। फिर उसके बाद मात्रक किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है इसकी बात करेंगे। फिर मात्रक को लेके हम ग्राफ भी बनाएंगे। उसके बाद किसी भी मात्रक की क्या क्या स्पेशलिटी होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद से इस लेक्चर के बाद तुरंत लेक्चर नंबर 3 में उस पर आधारित बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो बड़े लेवल्स के होंगे, नीट और आईआईटी जैसे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ लें, फिर उसके बाद से हम आगे की टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, हम अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। देखें, अध्याय 1 है जिसका नाम मात्रक तथा मापन है, लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। इसमें देख लें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार, यानी भौतिक राशियां मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं। तो हम पढ़े हैं, इससे पहले लेक्चर फर्स्ट में मैंने ये बताया कि भौतिक राशियों के जो टाइप्स बने, कैसे कैसे इनके टाइप्स बने, स्टार्टिंग में कौन कौन सी भौतिक राशियां रिसर्च हुई, क्यों अलग अलग भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी, एक भौतिक राशि से अन्य सभी राशियां क्यों नहीं पैदा हो सकें, क्यों नहीं एक राशि दूसरे राशि को डिफाइन कर सके। पहले लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़े हम इसमें अब उसके आगे की बात पढ़ेंगे। उसमें भौतिक राशि तक सारी बातें हो चुकी थी, इसमें हम बात करेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हम जानते हैं भौतिक राशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम होता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरे का नाम होता है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, तीसरे का नाम होता है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो यहाँ पे देखेंगे जो मूल राशियां होती हैं, इसमें मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया कि जितनी भी मूल राशियां होती हैं उन सभी राशियों का नाम बताया। तो जब उसमें सभी राशियों का नाम बताया तो उन सभी राशियों में मूल राशि में पहला क्या आया था, लंबाई, दूसरा आया था द्रव्यमान, तीसरा आया था समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, उसके बाद आया था ज्योति तीव्रता, उसके बाद आया था पदार्थ की मात्रा। ये आया था ना, पदार्थ की मात्रा। इन राशियों को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्वतंत्र राशियां। स्वतंत्र राशियों का मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे स्वतंत्र शब्द इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितनी भी राशियां आपके सामने दिख रही हैं ये एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर सकती हैं, ये एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर सकती हैं। लंबाई द्रव्यमान के बारे में नहीं बता सकता, द्रव्यमान ताप के बारे में नहीं बता सकता, ताप ज्योति तीव्रता के बारे में नहीं बता सकता, ज्योति तीव्रता लंबाई के बारे में नहीं बता सकता, लंबाई पदार्थ की मात्रा के बारे में नहीं बता सकता। इसका मतलब कि ये सब के सब अलग अलग है, मीन सब एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो इस बेस पे परिभाषा भी निकल जाता है। जब ये स्वतंत्र राशियां हैं तो इस बेस पे परिभाषा निकल जाता है हमारा, ये स्वतंत्र राशियां हैं तो इस बेस पे हम परिभाषा दे देते हैं कि वे भौतिक राशियां, क्या बोलते हैं, वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती है। परस्पर स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या परिभाषा देंगे मूल राशियों का? बोलेंगे वे भौतिक राशियां
जो एक दूसरे से या जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या बोलेंगे हम मूल राशि का परिभाषा? कि वे राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। अब कोई कहेगा मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो हम बोलेंगे मूल राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, मूल राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। मैं मुख्य रूप से बोला हूं ये। अब ये 7 प्रकार कौन कौन सी होती है? 7 प्रकार कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है आपका लंबाई। ये जितना चीजें पढ़ रहे हो ना उसको याद करते चलो, समझदारी इसी में है। दूसरा होता है द्रव्यमान। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, और 7वां पदार्थ की मात्रा। ये ठीक, ये होती है ये। ये 7 होती है। अब देखें इन 7 की इंग्लिश भी लिख लें। इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है, इंग्लिश जानना भी जरूरी है, क्योंकि आगे की सिलेबस टोटल इंग्लिश में आएगा। इसकी इंग्लिश होती है लेंथ, LENGTH, लेंथ। इसकी इंग्लिश होती है मास। इसकी होती है टाइम। इसकी होती है टेम्परेचर। इसकी होती है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी होती है लुमिनस इंटेंसिटी। और इसकी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आया? अब अगर आपसे कोई मूल राशि का परिभाषा पूछे तो बता दोगे? क्या परिभाषा बताओगे? सिंपल बोलोगे, वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, परस्पर की मैं बात कर रहा हूं, या एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ठीक। अब कोई कहे मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो बोलेंगे मूल राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम क्या होता है? लंबाई। दूसरे का नाम होता है द्रव्यमान। तीसरे का नाम होता है समय। चौथे का नाम होता है ताप। पांचवें का नाम होता है विद्युत धारा। छठे का नाम होता है ज्योति तीव्रता। और 7वें का नाम होता है पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियां होती हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये प्रश्न हुआ कि क्या दुनिया की सारी चीजें इन मूल राशियों से मिलकर बनी है या अलग अलग राशियों से मिलकर बनी है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, इसके बाद ये प्रश्न आया कि फंडामेंटल क्वांटिटी यही है, तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं क्या इन्हीं राशियों से मिलकर बनी है क्या? अगर बनी है तो कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिस पे जाके ये अटक जाता है। अब क्या अटक जाता है? जैसे उस समय ये कहा गया कि हमारे पास एक कमरा है, मेरे पास एक कमरा है, उसमें तो 3 तरह की लंबाई दिख रही है। एक कमरा है तो मान लो ऐसे भी लंबाई है, एक ऐसे भी है, एक ऐसे भी है। तो बताया गया
कि जो कमरा ये तो जो ऐसे है ये इसकी लंबाई हो गई, तो फिर ऐसे क्या होगा, फिर ऊपर कर दिया जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास एक ऐसे कमरा है, खुदे फील कर लो ना, सॉरी, मान लो ये कमरा है इस तरह से, इमेजिन इस तरह, जरा गौर करोगे तो अगर इस कमरे के बारे में मुझे बताना हो तो क्या बोलेंगे, इस कमरे का आयतन मुझे ज्ञात करना हो तो क्या बोलेंगे, इस कमरे की टोटल वॉल्यूम कितनी हो तो क्या बोलेंगे। क्या सिर्फ लंबाई बता सकता है कि लंबाई के साथ उसमें द्रव्यमान भी बताना पड़ेगा, कि इसमें समय भी लाना पड़ेगा, कि टेम्परेचर भी लाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहां अटक गया भाई, इसको आप तो बोल सकते हैं कि ये लंबाई है, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे। तो उस समय नाम रखा गया था, ये है लंबाई, ये वाला है चौड़ाई और ये वाला क्या है ऊंचाई। और ये बताया गया कि ये सब के सब लंबाई ही है, लेकिन इनकी स्थिति बदल देने पे इनका नाम बदल जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया। उस समय ये बताया गया ये सब के सब लंबाई है, अगर ऐसे है तो लंबाई है, इस तरह बन गया तो यही लंबाई चौड़ाई हो गया, और ऐसे हो गया तो यही लंबाई क्या बन गया ऊंचाई। है तो लंबाई ही, स्थिति बदल जा रहा है तो नाम बदल जा रहा है। तो ऐसे ये देखा गया कि दुनिया में जितनी भी चीजें जो नापने वाली हैं, जिसको मीटर पैमाने से नापा जा सकता है, जिसका यूनिट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मीटर, जिसमें भी लंबाई जिसको भी यूनिट पैमाने से मापा जा सकता है, मात्रक से नापा जा सकता है, मीटर जैसे मात्रक से नापा जा सकता है, वह सब के सब लंबाई है। उनके नाम अलग अलग हैं, ये लंबाई का नाम अलग अलग है। कहीं इस लंबाई का नाम चौड़ाई है, कहीं इस लंबाई का नाम ऊंचाई है, कहीं इस लंबाई का नाम त्रिज्या है, कहीं इस लंबाई का नाम विस्थापन है, कहीं इस लंबाई का नाम दूरी है, कहीं इस लंबाई का नाम आयाम है, कहीं इस लंबाई का नाम तरंग दैर्ध्य है, कहीं भी इस लंबाई का नाम डॉपलर है। ये सब के सब लंबाई ही हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। तो इससे ये बातें कंफर्म हो गई कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब के सब इनमें से ही मिलके, इन्हीं राशियों से मिलके बनी हुई है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ी चीजें हैं, मान लो ये घना पे ये बन गया है, इतना बड़ा एक घना बना है, हमको नहीं दिख रहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को है, हम इसकी सभी भुजाओं को तोड़ तोड़ के देखेंगे तो इसकी सभी की सभी भुजाएं ऐसे 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 कोई ऐसे मिलेगा, लेकिन ये सब के सब में क्या है, लंबाई ही है। इससे ये कंफर्म हो गया कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वह सब के सब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या है, बनी हुई है। जैसे देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, अब इससे बनने वाली चीजें देख लो क्या है। जैसे देख लो इनसे बनने वाली चीजें, इनसे बनने वाली, जैसे मैं बोलूं ये क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल किससे मिलके बना है, तो बोला गया है लंबाई और थोड़ा सा इसको तिरछा कर देंगे तो बन जाएगा चौड़ाई। तो ये लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये लंबाई भी है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी है मूल राशि, और जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई भी क्या चीज है, ये भी है मूल राशि। लेकिन इनसे पैदा होने वाला जो ये वाला क्वांटिटी है, इसका नाम हो गया व्युत्पन्न राशि। ठीक, एक और भी है, एक क्या बहुत सारे हैं ऐसे। मान लो अगर आयतन आ गया यहां पे, आयतन, तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई। हम क्या देख रहे हैं कि जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब के सब कौन सी राशि है, मूल राशि है। सिर्फ इनका स्थिति बदल जाने से नाम बदल गया। ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन इनसे पैदा होने वाला ये आयतन, ये तो अलग एक व्युत्पन्न राशि है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं ये मूल राशियों से प्राप्त हो रही है। ये मूल राशि का गुणा मूल राशि में हो रहा है, तो एक नया राशि बन जा रही है जिसका नाम व्युत्पन्न राशि है। तो अगर मुझे व्युत्पन्न राशि को डिफाइन करना होगा तो सिंपल बोलेंगे वे राशियां, वे भौतिक राशियां, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या बात समझ में आया। क्या बोलेंगे, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, हम उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं।
अब व्युत्पन्न राशि दुनिया में जितनी भी राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के, मूल राशि को छोड़ के जितनी भी राशियां वो सब के सब व्युत्पन्न राशियां हैं। हाँ, उसमें भी लास्ट में दो ऐसे मिलेंगे जो व्युत्पन्न राशि और मूल राशि के एक्स्ट्रा होंगी, जिनको पूरक राशि नाम देंगे। लेकिन इसके बाद से आयतन हो गया, आपके पास घनत्व आ गया, चाल आ गया, त्वरण आ गया, वेग आ गया, बल आ गया, दाब आ गया, प्रतिबल आ गया, कार्य आ गया, ऊर्जा आ गया। ये सब के सब कौन सी राशि हैं? सब के सब ये व्युत्पन्न राशि हैं। कौन सी राशि है भाई? व्युत्पन्न राशि है। क्या बात समझ में आया? तो अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि वे राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है विद्युत धारा, छठवां होता है ज्योति तीव्रता, सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। इसके बाद इन राशियों से पैदा होने वाली कुछ ये नई राशियां आ गई, उनका नाम हो गया व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल तो मूल राशि में नहीं ना था, इसमें देखो क्षेत्रफल कहीं नहीं है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का गुणा किए तो क्षेत्रफल मिल गया। लंबाई भी मूल राशि, चौड़ाई भी मूल राशि, इनसे पैदा होने वाला क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। इसका मतलब कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि से प्राप्त हुई है। तो इसमें परिभाषा हम जोड़ देंगे कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे ये पूरा एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक। इसके बाद आता है पूरक राशियां। ये सब घनत्व, बल, चाल, दाब, त्वरण, प्रतिबल, वेग, कार्य, ऊर्जा, सब के सब व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास आती है पूरक राशियां, जो यहाँ पे मौजूद है। पूरक राशियां यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये पूरक राशियां हैं। पूरक राशि किसे कहते हैं? तो यहाँ देख लो, पूरक राशि, पूरक राशि जैसे अगर मेरे पास ये 2 रेज हैं, ये किरण है, और इस किरण से थोड़ा सा मैं ऊपर उठा के एक और किरण ये खींच देता हूं, तो इन 2 किरणों के बीच में ये झुकाव आ जाता है, ये वाला। इस झुकाव को मैं लिख देता हूं थीटा। इस थीटा को या तो हम कोण बोलेंगे, नहीं तो ये समतल में बना हुआ है तो इसको समतल कोण बोलेंगे, समतल कोण। मैं बात कर रहा हूं पूरक राशियों का। पूरक राशियां क्या है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो या तो कोण हो गया ये, नहीं तो समतल कोण, समतल में बन रहा है समतल कोण। एक और आता है 3D में होता है, जरा उसको देख लेते हैं। ऐसे है ये ऐसे है। ये किसी एरिया के द्वारा, किसी एरिया के द्वारा यहाँ पे कोण बना है, ये कोण, ये एरिया के द्वारा। तो इसको हम बोलेंगे या तो इसको हम बोलते हैं ठोस कोण, या तो बोलते हैं घन कोण, ये बोलते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये कोण या समतल कोण, ठोस कोण या घन कोण, इनको न मूल राशियां व्यक्त कर पा रही है, न इनके बारे में कुछ मूल राशियां बता पा रही है कि ये झुकाव क्या है। मूल राशि में जितनी भी राशियां आई हैं उनमें से कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो इसके बारे में डिफाइन कर सके। व्युत्पन्न राशियों में जितनी भी राशियां बता है, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो इस चीज को डिफाइन कर सके। तो देखा गया बाद में ये चीजें कि साइंटिस्टों की जब बैठक हुई तो उसमें ये देखा गया कि 2 ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके वजह से सारी लिस्ट अधूरी है। वो कौन ऐसी क्वांटिटी है? तो साइंटिस्टों ने उस समय उनको ये बताया कि ये 2 ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके वजह से लिस्ट अधूरी है।
तो साइंटिस्टों ने इन दो क्वांटिटी को उन दोनों से अलग नाम दिया, दैट इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये एक पूरक राशि है, और पूरक राशि एक ऐसी राशि है जिसको न मूल राशि व्यक्त कर सकती है न व्युत्पन्न राशि। इसके बारे में न मूल राशि कुछ बोल सकती है और न व्युत्पन्न राशि कुछ बता सकती है। ये दोनों के दोनों इसके बारे में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये अलग है। पूरे फिजिक्स में ये अलग है, पूरे फिजिक्स में ये अलग है। तो इस वजह से बोला गया तो इस बेस पे पूरक राशि को डिफाइन किया गया कि वे राशियां जो मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। बस क्या बोला गया, वे राशियां जो मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। मेरी बातें सुनना जरा गौर से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वे राशियां जो मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। जैसे कोण या समतल कोण, ठोस कोण या घन कोण, इन दोनों को एक ही बात है, दो अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं। क्या बात समझ में आया? तो ये क्या आ गया हमारे पास, पूरक राशियां। क्लियर हो गया? अब मैं एक बार और जल्दी जल्दी में एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं कि कौन क्या है, फिर मैं नए चीज़ों की बात करूंगा। ठीक है? अगर आपसे कोई कहे कि मूल राशियां किसे कहते हैं, पहले भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार की। पहला बताओगे मूल राशियां, दूसरा बताओगे व्युत्पन्न राशियां, तीसरा बताओगे पूरक राशियां। अब कोई कहे मूल राशियां किसे कहते हैं तो बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उसके बाद ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो बोलोगे ये मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। पहला बोलोगे लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ठीक, इस मूल राशि के बाद से आता है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी होती है, मूल राशि से। तो व्युत्पन्न राशि का परिभाषा देंगे कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या बोलेंगे, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व, चाल, त्वरण, वेग, बल, दाब, प्रतिबल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि बहुत सारी हैं और सब के सब व्युत्पन्न राशियां हैं। अब इन दोनों के अलावा एक आती है पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या होती हैं, तो बोलेंगे वे राशियां, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो भौतिक राशि जोड़ लेंगे। बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। जैसे कोण या समतल कोण, ठोस कोण या घन कोण। क्लियर हो गया? बस यहाँ इसके बाद से हम बात करेंगे आगे यूनिट की। ठीक है, अब यूनिट की पूरी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर ले आप। अब देखें जरा बात करेंगे हम यूनिट की। यूनिट्स क्या है, मात्रक क्या है। स्टार्टिंग में क्या डायरेक्टे मीटर स्केल बन के चला आया, डायरेक्टे सेंटीमीटर स्केल बन के चला आया, किग्रा डायरेक्टे बन के चला आया, कैसे आया फिर? स्टार्टिंग में जब हमारे पास नापने के लिए कोई भी यूनिट सिस्टम विद्यमान नहीं था, उस समय के खगोलविदों ने उनके दिमाग में एक विचार आया कि किसी भी राशि का मापन करने के लिए हमारे पास कोई उपकरण होनी चाहिए। अब उस समय उपकरण क्या हुआ, उस समय मेजरमेंट करने के लिए उस समय के खगोलविदों ने लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े पर 2 निशान लगा दिया, बीच में 2 निशान लगा दिया और जहां निशान लगाया था वहां निशान से काट के उस टुकड़े को अलग कर लिया। जैसे ये लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है तो मैंने बीच में ये 2 निशान लगा दिया और निशान से मैंने काट के ये अलग कर लिया, ये वाला अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे इसके बराबर बराबर मैंने 50 टुकड़े बना दिए। कितना टुकड़े बाबू? 50 टुकड़े। और मैंने 50 टुकड़ा बना लिया और मैंने इस टुकड़े का नाम रख दिया मीटर। क्या नाम रख दिया? मीटर। अब मैंने ये मान लिया, उस समय के मैं का मतलब खगोलविदों ने उस समय का ये मान लिया कि जो लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है जिसका नाम हम मीटर रखे हैं, ये 1 मीटर है।
कितना मीटर है? 1 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कितना मीटर है? 1 मीटर। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मीटर। अब ये इन्होंने क्या किया, इस 1-1 मीटर के 50 टुकड़ों को काट लिया। आप इसको 1 मीटर कहो या सिर्फ मीटर कहो, मीटर कहेंगे तो उसका भी मतलब 1 मीटर हुआ, 1 मीटर कहेंगे तब भी 1 मीटर हुआ। तो उस समय इसका नाम रख दिया गया मीटर, और बताया गया 1 मीटर जो लंबाई होती है ये लकड़ी के इतने टुकड़े के बराबर होती है। अब ऐसे ऐसे 50 टुकड़े काट लिया गया, उस टुकड़े को गवर्नमेंट को भेज दिया गया। गवर्नमेंट ने उसमें से एक टुकड़ा अपने पास रख लिया प्रमाण के लिए कि इतना बड़ा टुकड़ा है 1 मीटर का, तो एक मेरे पास रहेगा। इसलिए कि हो सकता है जिन टुकड़ों को मैं राज्यों को भेज रहा हूँ, हो सकता है राज्य उसमें काट के छोटा करके कुछ गड़बड़ी कर दें, तो जो मेजरमेंट होगा वह गलत हो जाएगा। मैंने बनाया है इतना बड़ा टुकड़े की लंबाई मीटर है, 1 मीटर है, वह क्या किए काट के इतना छोटा कर दिया और बोला 1 मीटर है, तो फिर मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रमाण के लिए, एक प्रूफ के लिए अपने पास रख लिया कि अगर कोई इधर उधर करेगा तो उस टुकड़े को लाया जाएगा और जो मैं रखा हूं उससे मिलाया जाएगा, और उससे छोटा पाया गया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, दंडित की जाएगी। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक अपने पास रख लिया और बाकी को राज्यों को भेज दिया। ऐसे राज्य सरकारें भी क्या की, एक अपने पास रख के बाकी डिस्ट्रिक्ट को भेज दी। डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, एक जिला कलेक्ट्रेट में रख दिया गया, बाकी को गांव देहातों में भेज दिया गया, शहरों में भेज दिया गया, और बताया गया पूरी तरफ ये अनाउंस कर दिया कि लकड़ी के इतने बड़े टुकड़े को हम बोलते हैं 1 मीटर। तो अब पूरी दुनिया में ये विद्यमान हो गई कि लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा 1 मीटर है, लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा 1 मीटर है, लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा 1 मीटर है। ऐसे विदेशों में भी हो गया कि लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़े की लेंथ कितना मीटर है? 1 मीटर। अब ये फिक्स हो गया कि मीटर पैमाना मेरे पास बन गया कि यहां से लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा काट लेंगे तो वह 1 मीटर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई। अब क्या हुआ, अब हम किसी वस्तु को मापेंगे कैसे? इस मीटर से। तो बोला गया जिस भी वस्तु को मुझे मापना होगा, इस मीटर स्क्वायर को उठाएंगे और ऐसे मापेंगे। जितनी बार में ये पूरी लंबाई को माप लेगा, जो बार में उतना मीटर की वह वस्तु होगी। जैसे मैंने इसको उठाया, इस लंबाई को मापना शुरू किया, तो इसको उठा के यहाँ किए तो का, इसको उठा के यहाँ पे रखे तो 1 बार में आया, फिर उठा के यहाँ से यहाँ तक रखे 2 बार हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक रखे 1 बार 3 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक रखे 1 बार 4 बार, यानी 4 बार में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई माप ली गई। तो बताया गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बार, कितना मीटर हुआ? तो बोलेंगे 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 4 बार में यहाँ से यहाँ तक ये मीटर माप ले रहा है, इसलिए इसकी लंबाई कितना मीटर हो गई? 4 मीटर। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितना मीटर हो गई? 4 मीटर हो गई। हम बोलने लगे अब इसकी लंबाई क्या है? 4 मीटर। अब बताया गया कि ये मीटर क्या है, तो अब तो पता चल गया कि मीटर ये इसका मात्रक है, इस लंबाई का मात्रक मीटर है। लेकिन इसके साथ जो ये 4 आया है, ये 4 क्या है भाई? इस यहां से यहां तक लकड़ी के टुकड़े को मैंने इस मीटर से 4 बार में मेजर कर लिया, तो लंबाई मैंने 4 मीटर बताया। तो भाई जो मीटर है ये इसका मात्रक है, लेकिन इसके साथ जो 4 है, फिजिक्स में इसका नाम क्या है? क्या बात समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स में इसका नाम रखा गया आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका नाम क्या रखा गया? आंकिक मान। ये आंकिक मान। और परिभाषा क्या बताया गया आंकिक मान का? किसी भी वस्तु को मापने के लिए उसका मात्रक जितनी बार आया होता है, किसी भी वस्तु को नापने में उसका मात्रक जितनी बार आया होता है, वही उसका आंकिक मान होता है। जैसे यहां से यहां तक हम इस वस्तु को मापे हैं, तो इसका मात्रक कितनी बार यूज करना पड़ा है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार यूज करना पड़ा है तो वस्तु को मापे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 4 बार यूज करना पड़ा है, तो वही 4 क्या है? इसका आंकिक मान है। और जो 4 बार यूज किए है वह क्या चीज है? मात्रक है। इसका मतलब कि अगर मुझे आंकिक मान का परिभाषा देना ही होगा तो क्या परिभाषा देंगे? हम बोलेंगे किसी भौतिक राशि की माप में उसका मात्रक जितनी बार आया होता है उसे आंकिक मान कहते हैं। अब प्रश्न हुआ, ठीक है, उसका मात्रक जितनी बार आया होता है उसे तो आंकिक मान कह देते, तो फिर मात्रक किसे कहते हैं? तो अब देखो मात्रक किसे बोलेंगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे? यहां देखो, यहां से यहां तक ये लकड़ी है, उसका ये टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा व्हाट इज, लकड़ी का टुकड़ा क्या है?
तो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, यह एक भौतिक राशि है। फील करना जरा जो मैं बातें बोल रहा हूँ, परिभाषा निकाल रहा हूँ मात्रक का। ये एक भौतिक राशि है और जो चिन्ह लगा के काटे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चिन्ह है, तो मैं माना हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या बात समझ में आया? तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी। क्लियर? तो मैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर मापा हूँ, तो ये 1 से 1.1 नहीं हो सकता, 1.9 नहीं हो सकता है, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब 1 क्या है? इस भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण है, एक निश्चित परिमाण। क्या इसको भगवान ने दिया? नहीं, इसको मैंने मानक मान लिया, इसको मानक मैंने मान लिया है। मैंने माना है, किसी ने कहा नहीं है, मैंने मानक मान लिया है। और मानक मानने के बाद मैंने क्या किया? इसका एक नाम दे दिए हैं, इसका एक नाम दे दिए हैं, और वह नाम क्या है? मीटर, और इसी का नाम क्या है? मात्रक। तो इस बेस पे अगर मुझे मात्रक का परिभाषा देना होगा तो क्या निकल नहीं गया? क्या निकला परिभाषा? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। फील करना जरा जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मात्रक का परिभाषा क्या बोल रहे हैं? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या बात समझ में आ गया? क्या परिभाषा निकला? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और इस मात्रक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, क्योंकि यूनिट की शुरुआत यू से है, इसलिए इसके मात्रक को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। क्या बात समझ में आया? तो अब मुझे किसी भौतिक राशि के मात्रक का परिभाषा तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो याद ही हो गया कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। तो मात्रक का परिभाषा निकल गया। अब आंकिक मान किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे किसी भौतिक राशि की माप में उसका मात्रक जितनी बार आया होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंकिक मान। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आंकिक मान। क्या इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है नहीं? चलो एक बार और क्लियर कर दे रहा है। मात्रक किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। अब आंकिक मान किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के माप में उसका मात्रक जितनी बार आया होता है उसे आंकिक मान कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। अब देखना ना, इस आंकिक मान और इसके मात्रक में कमाल का रिलेशन होता है, बहुत कमाल का रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन? जरा देखो ना, देखो ना जैसे कैसा रिलेशन होता है। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। 100 सेमी रिलेशन में निकाल रहा हूं, तो ये एक क्या है? तो बोलोगे आंकिक मान है, आंकिक मान। और मीटर क्या है? ये इसका मात्रक है। यहां पे ये 100 क्या है? तो बोलोगे ये इसका आंकिक मान है। और ये सेमी क्या है? तो ये इसका मात्रक है। अब कोई पूछता है ये कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? तो कहेंगे सर मीटर इतना बड़ा स्केल होता है और सर सेंटीमीटर इतना छोटा होता है। जरा बात समझना, मीटर जिससे कपड़ा मापा जाता है वो तो स्केल इतना बड़ा होता है ना, तो मीटर इतना बड़ा स्केल होता है और सेंटीमीटर इतनी छोटी सी लंबाई होती है, इतनी छोटी सी लंबाई। तो क्या मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर इस मात्रक को मैं n1 मान लूँ, n1, और इसके इस मात्रक को अगर मैं n2 मान लूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो मीटर है वह सेंटीमीटर से बड़ा है, मीटर सेमी से बड़ा होता है। यानी मीटर की मात्रा, मीटर का आंकिक मान, सॉरी मैं गलत लिखा हूं ना, अगर इस मात्रक को u1 मान लूं और इस मात्रक को u2 मान लूं, तो मैं कह रहा हूं मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। इसका मतलब कि ये u1 है ये बड़ा होता है और सेंटीमीटर जो u2 है ये क्या है? छोटा है। तो अब आप देख लो
u1 बड़ा है और u2 क्या है, छोटा है। u1 का मतलब मीटर बड़ा है और u2 का मतलब सेंटीमीटर, ये छोटा है। लेकिन एक चीज़ देखो, इसके पहले जो ये वाला राशि है ये होता है, पहला है तो n1 और ये क्या चीज़ है, n2। क्योंकि यहाँ मात्रक के पहले जो राशि होती है वह आंकिक मान होती है और आंकिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो यहाँ मात्रक के पहले जो अंक राशि है ये आंकिक मान है, तो इसमें दो ठो चूंकि आंकिक मान है तो एक को n1 मान लो, दूसरे को n2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, n1 का मान 1 है और n2 का मान क्या है, 100 है। तो यहाँ 1 और 100 में बड़ा कौन है, 100, और छोटा कौन है, 1। इसका मतलब कि जो n2 का मान ये 100 है, ये क्या है, बड़ा है। जो n2 का मान है 100 ये बड़ा है और n1 का मान 1 ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ क्या रिलेशन निकला, यहाँ रिलेशन ये निकला कि यहाँ मात्रक बड़ा था तो आंकिक मान देखो छोटा हो गया, और जिसका मात्रक छोटा था उसका आंकिक मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। कमाल का रिलेशन है। इससे ये पता चल रहा है कि जिस भी राशि का मात्रक बड़ा होता है उसका आंकिक मान छोटा होता है, और जिसका मात्रक छोटा होता है उसका आंकिक मान क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आया कि जिस भी भौतिक राशि का मात्रक बड़ा होता है उसका आंकिक मान छोटा होता है, और जिस भी राशि का मात्रक छोटा होता है उसका आंकिक मान क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अब देखो, इससे 3 तरह के रिलेशन मेरे सामने निकल के आए, 3 तरह का। पहला, मैंने बोला एक भौतिक राशि की लंबाई 4 मीटर है। जरा गौर से सुनना, एक भौतिक राशि की जो लंबाई है, एक राशि की लंबाई, ये लंबाई कितना मीटर है, 4 मीटर। तो किसी भौतिक राशि को हम लिखते हैं q से, अब उसके जो मीटर, जो मात्रक से पहले राशि होता है उसको n से, आंकिक मान होता है n से लिखते हैं, और जो मीटर है ये यूनिट है, इसको u से लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भौतिक राशि की लंबाई q है तो q बराबर क्या फार्मूला होता है, n इंटू ई। n क्या है, उस भौतिक राशि का आंकिक मान, u क्या है, उसका मात्रक। क्या बात समझ में आया। जैसे किसी भौतिक राशि की लंबाई 4 मीटर है तो भौतिक राशि की लंबाई को मैंने q से लिख लिया। ये 4 क्या है, आंकिक मान, आंकिक मान को n से लिखते हैं। मीटर क्या है, यूनिट है, यूनिट को किससे लिख लेते हैं, u से। इसका मतलब q बराबर क्या मिल गया, nu। ठीक है। अब देखो n इंटू यू क्या है, q बराबर nu क्या होता है, q बराबर nu को बुक्स में लिखा है कांस्टेंट, नियतांक होता है, ये कांस्टेंट होता है, नियतांक। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी भौतिक राशि की, कोई भी भौतिक राशि की माप होती है वह नियतांक क्यों होती है, तो किसी भी भौतिक राशि की माप नियतांक सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि किसी भी तरह से हम उस भौतिक राशि को मापें तो उसकी जो लंबाई होगी, माप होगी, वो हमेशा बराबर ही आएगी। किसी भी यूनिट से माप लें, किसी भी तरह से हम मापें तो उस भौतिक राशि की लंबाई अगर 10 मीटर है तो किसी से भी नापेंगे तो 10 मीटर ही आएगा, हमेशा बराबर आएगा। इसलिए हम किसी भी भौतिक राशि की लंबाई को क्या मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं, यानी q इक्वल टू nu, और nu का मान हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ग्राफ। कैसा ग्राफ, कह देता है क्वेश्चन में, ऐसे दे देगा, ये आपका nu है और ये u, या ऐसे कभी कभी दे दे, ये nu और यहाँ पे क्या आ जाए n। कभी कभी दे देगा nu तथा u के बीच ग्राफ, और कभी कभी दे देगा nu तथा n के बीच ग्राफ। तो तुम क्या जानोगे, हमको इससे कोनो मतलब नहीं है। तुम क्या पढ़े हो, अगर nu है तो nu बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, नियत का मतलब नहीं बदलता है। तो यहाँ पे देखो, जो मैं ये वाला राशि बनाया हूँ, ये 2 लाइन मैं बनाया हूँ, इस पे u को रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे nu को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखो ये मूल बिंदु है, जब इस मूल बिंदु से हम इधर ऐसे जाएंगे तो u का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये बात कि अगर मैं इस मूल बिंदु से इधर अगर बढ़ता जाऊँगा तो u का मान बढ़ेगा, और ऊपर चलता जाऊँगा तो nu का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे अगर मूल बिंदु की तरफ आएंगे, ऐसे इसकी तरफ आएंगे तो u का मान क्या होगा, घटेगा, और nu से हम मूल बिंदु की तरफ ऐसे नीचे आएंगे तो nu का मान घटेगा।
लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, एन यू कॉन्स्टेंट है, नियत है, नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब एन यू का मान तब नहीं बदलेगा जब न हम ऊपर जाएंगे और न ही कहाँ आएंगे, नीचे। अगर ऊपर जाएंगे तो एन यू का मान बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो एन यू का मान क्या होगा, घटेगा। अगर मैं ऐसे सीधे चलना शुरू कर दूं, अगर मैं ऐसे सीधा चलना ऐसे शुरू कर दूं तो क्या एन यू का मान बढ़ेगा घटेगा? नहीं, क्योंकि जब ऊपर जाता तो बढ़ता, नीचे आता तो घटता। एकदम ऐसे सीधे चल रहा है तो इसका मतलब एन यू का मान क्या है, कांस्टेंट है, न बढ़ेगा और न ही क्या होगा, घटेगा। अरे मेरी बात समझ में। तो अगर यहाँ पे u आए, यहाँ पे n आए, हम जब जान गए एन यू बराबर कांस्टेंट होता है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा। तो यहाँ एन यू यू के बीच ग्राफ क्या आएगा, तब भी सीधी रेखा होगा। एन यू और n के बीच ग्राफ क्या आएगा, तब भी क्या होगा, सीधी रेखा होगा, क्योंकि एन यू बराबर कांस्टेंट है। किसी भी भौतिक राशि की मापनीयत आती है, किसी भी युक्ति से मैं उस भौतिक राशि को मापन ज्ञात करूंगा तो हमेशा उसका मान नियत आएगा, कभी भी बदलेगा नहीं। इसलिए जब भी आपको एन यू और यू के बीच ग्राफ क्या है, तब भी सीधी रेखा, या एन यू और एन के बीच ग्राफ क्या है, तब भी क्या मिलेगा, सीधी रेखा। ये इस फार्मूले से मिलेगा। लेकिन यहां पे आके ये बात फंस जाएगा, यहां पे ये बात फंस जाएगा। एन और यू दोनों एक साथ रहेंगे तब ये नियतांक है, लेकिन अगर u और n अलग अलग होंगे तब तो ये नियतांक नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है, अभी मैं डिराइव किया हूं तो कह रहा है यहाँ पे कि जिसका मात्रक बड़ा होगा उसका आंकिक मान छोटा होगा, और जिसका मात्रक छोटा होगा उसका आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मीटर बड़ा मात्रक है तो इसका आंकिक मान 1 छोटा है, और सेंटीमीटर छोटा मात्रक है तो इसका आंकिक मान 100 क्या है, बड़ा है। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो सेमी छोटी सी राशि है, सेमी छोटा यूनिट है तो इसका मात्रक देखो बड़ा है, और मीटर बड़ा यूनिट है तो इसका आंकिक मान देखो क्या है, छोटा है। इसका मतलब u1 बड़ा है u2 से, u1 बड़ा है u2 से, तो देखो n2 बड़ा है n1 से, n2 बड़ा है किससे, n1 से। इसका मतलब ये हुआ कि जिस राशि का मात्रक बड़ा होगा उसका आंकिक मान छोटा होगा, जिस राशि का मात्रक छोटा होगा उसका आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब u और n के बीच देखा जाए तो एक उल्टा रिलेशन आता है, n और u के बीच देखा जाए तो उल्टा रिलेशन आता है, n व्युत्क्रमानुपाती u आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका यूनिट बड़ा होगा उसका आंकिक मान छोटा होगा। भाई जिसका u बड़ा होगा उसका n क्या होगा, छोटा होगा, और जिसका u क्या होगा, छोटा होगा, उसका n क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों के बीच उल्टा रिलेशन है। तो अगर n और u के बीच ग्राफ पूछेगा तो हम दूसरी तरह से बनाएंगे, ऐसे। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है, u, चाहे इसी चीज को मैं एक बार, सॉरी, चाहे इसी चीज को यहाँ लो तो यहाँ n की जगह पे यहाँ u कर दूं और n यहाँ पे कर दूं तो क्या होगा। मैं अभी बोला हूं कि जिसका मात्रक बड़ा होगा उसका आंकिक मान छोटा होगा, और जिसका आंकिक मान बड़ा होगा उसका मात्रक क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब कि अगर n बढ़ेगा, n घटेगा तो u बढ़ेगा, और n बढ़ेगा तो u क्या होगा, घटेगा। अब हम ये भी जानते हैं इस ग्राफ से कि इस लाइन के इधर अगर जाएंगे तो u का मान बढ़ेगा, और इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो n का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको ग्राफ ऐसे बनाना है कि n का मान घटे तो u का मान बढ़े, n का मान घटे तो u का मान बढ़े। n का मान घटने का मतलब नीचे, n को नीचे आना पड़ेगा, और u का मान बढ़ने का मतलब u को इधर जाना पड़ेगा, तब न n का मान घटेगा तो u का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम एक ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे, क्या दिख रहा है, हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं n का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और नीचे आने के साथ साथ देखो हम इधर भी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब u का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो नीचे भी आ रहा है और इधर भी जा रहे हैं, नीचे आके ऐसे इधर चलते जा रहे हैं, ऐसे। अगर हम सीधा नीचे आते तो सिर्फ n का मान घटता है, u का मान नहीं बढ़ता है। लेकिन हम सीधे ऐसे नीचे आने के साथ साथ u की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। इसका मतलब नीचे आ रहा है तो n का मान घट रहा है, और जैसे जैसे इधर जा रहा है u का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। या अगर हम ऐसे चले ऐसे, तो हम इधर अगर आएंगे, इधर आ रहे हैं तो u का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन इधर आने के साथ हम ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब n का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। u का मान घट रहा है, n का मान बढ़ रहा है, u का मान घट रहा है और n का मान बढ़ रहा है। या ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आते वक्त तो देखो नीचे भी आ रहे हैं और साथ में u की तरफ ऐसे भाग भी रहे हैं, ऐसे। इसका मतलब नीचे आ रहा है तो n का मान
मान कम हो रहा है और इधर जा रहा है तो यू का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो n का मान घटे तो यू का मान बढ़े और n का मान बढ़े तो यू का मान क्या हो, घटे। इस ऐसा ग्राफ होगा n और u के बीच। इसके बीच भी कहेगा तो वही बात है, सेम सिमिलर। इसके बीच भी पूछेगा तो यही ग्राफ बनाओगे, सॉरी ऐसे, इस तरह से। बोलो क्लियर हो गया। अगर हम ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो u का मान बढ़ेगा और ऐसे n की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे तो n का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो n का मान घटेगा और इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसे एक बार और सुनो, गड़बड़ हुआ। जैसे अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो u का मान घट रहा है और थोड़ा थोड़ा n की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो n का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही चीज़ है, अगर u का मान अगर घटे तो n का मान बढ़े और n का मान घटे तो u का मान बढ़े। तो देखो इसका भी ग्राफ कैसे है, ऐसे आया है ना। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे u का मान घटेगा और जैसे जैसे इधर जाएंगे n का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा भी आके देखो, अगर ऐसे आएंगे तो हम o की तरफ आ रहे हैं तो n का मान कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चलते जा रहे हैं तो u का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे n u के बीच ग्राफ का है या u और n के बीच का ग्राफ का है, दोनों के बीच का ग्राफ यही होगा। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे जरा कि इस मात्रक, जो हमारे पास मात्रक लिए गए हैं उनकी कुछ स्पेशलिटी भी होती है, उनकी कुछ विशेषता भी होती है। देखो जो भी मात्रक यूज किए जाएं उनकी विशेषता क्या होगी। पहला चीज ये कि उसका मान समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। जो भी हम मात्रक यूज करें, मान लो हमने क्या किया, एक स्केल बनाया और मैंने बोला कि इसकी लंबाई 1 मीटर है और पता चला 2 साल बाद मैं पूरे दुनिया में एक स्केल लॉन्च कर दिया, इसकी लंबाई 1 मीटर है और पता चला कुछ दिन बाद कहा नहीं, जो 1 मीटर है इसकी लंबाई 110 सेमी है, यानी 1.1 मीटर अगर कोई स्केल होगा तब उसकी लंबाई 1 मीटर मानेंगे। तो मान लो आप पूरी दुनिया की मीटर को बदलने तो जाओगे नहीं, तो एक बहुत बड़ी असुविधा क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि इस जो भी मात्रक यूज किया जाए उस मात्रक का मान समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। एक बार लॉन्च हो गया कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है तो यह हमेशा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेमी रहे। अब ये नहीं 1 मीटर इक्वल टू 110 सेमी न किया जाए, नहीं तो पूरी दुनिया के मात्रक को फिर से सिस्टमेटिक करने में बहुत सारी असुविधा होंगे। इसलिए हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी मात्रक यूज किए जाए उस मात्रक का मान समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। दूसरा नंबर, यह समय के साथ नष्ट नहीं होना चाहिए। अब पता चला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम कहीं ऐसे जगह पे रख दिए कि मूर्छा लग के झड़ गया और झड़ने के बाद पता चला कि अब 10 सेमी कम हो गया। अब हम किसी वस्तु को मापेंगे तो 90 सेमी बराबर भी 90 सेमी मीटर को ही हम 1 मीटर मापेंगे। अब कहेंगे कि 90 सेमी को ही हम 1 मीटर मान ले रहे हैं, तो जिस भी व्यक्ति को हम वस्तु बेचेंगे उस व्यक्ति को नुकसान होगा। तो हमें मात्रक ऐसा बनाना चाहिए कि वह समय के साथ नष्ट न हो, समय के साथ बेकार न हो, समय के साथ डिस्ट्रॉय न हो। ठीक। तीसरा चीज क्या, यह सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब ये अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। आ रहा है मेरी बात समझ में। हम इसको हम जान गए कि यहाँ इंडिया में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो पाकिस्तान में भी जाए तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी हो, इंग्लैंड में भी जाए तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी हो, अमेरिका में भी जाए तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी हो। यानी किसी भी व्यक्ति को 1 मीटर बराबर 100 सेमी समझने में कोई भी असुविधा न हो, इसलिए उसको अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। ठीक। जैसे इंडिया में जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, पाकिस्तान में गर्म करो तभी उतना पे उबल जाएगा, इंग्लैंड में गर्म करो तब भी उबल जाएगा, पाकिस्तान ले जाओ आप दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गर्म करो तब भी उबल जाएगा। इसका मतलब कि वो अच्छी तरह से डिफाइंड है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे वो अच्छी तरह परिभाषित है वैसे जो हम स्केल बनाए वह भी अच्छी तरह परिभाषित होनी चाहिए। अगला कह रहा है जब कभी आवश्यकता पड़े दोबारा निर्मित किया जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है जो गाँव में स्केल यूज हो रहा हो वह खराब हो गया, अब मुझे नया स्केल बनाना हो, अब पता चले नया स्केल बनाने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं हो, तो ऐसा स्केल नहीं बनाना है। अब पता चले कि हमको किसी वस्तु को मापना हो तो हम स्केल कुछ ऐसे बना दें कि जो आसानी से बनाया नहीं जा सकता हो, तो फिर असुविधा हो जाएगी। मान लो जो मैं स्केल बनाया हूं कि लकड़ी का एक पैमाना है, जिला कलेक्ट्रेट पे रखा हुआ है और मुझे एक नया पैमाना बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, लकड़ी का एक टुकड़ा लेके जाऊंगा और जिले पे जो स्केल रखा गया उससे माप के चिन्ह लगा के काट लूंगा, मेरा स्केल रेडी हो गया, फटाफट बन गया। तो हमको ऐसे मात्रक को बनाने में असुविधा नहीं होगी। तो इस वजह से हमें जब कभी भी आवश्यकता पड़े दोबारा उस मात्रक को बनाने में कोई असुविधा ना हो, तो ऐसा यूनिट बनना चाहिए। ठीक। कह रहा है इसका साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब पता चले हम क्या करें, कहें 2 किलोमीटर बराबर 1 मीटर है, 2 किलोमीटर बराबर 1 मीटर है और पता चले मुझे अपने कमरे की दीवार मापना है। अब बताओ हम 2 किलोमीटर की पटरी को कैसे तोड़ के दीवार मापेंगे?
तो हमें एक ऐसा मात्रक बनाना चाहिए जो बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से उसको कहीं पे भी यूज किया जा सके, ऐसे यूनिट की व्यवस्था करनी चाहिए। ओके, अब तो आपको मैंने बता दिया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का परिभाषा दे दिए, फिर यूनिट बता दिए, यूनिट के लिए ग्राफ बता दिए, उसके बाद यूनिट की क्या विशेषताएं होती है ये बता दिए। अब कल मैं बात करूंगा यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिभाषा क्या है, वह कल की क्लास में हम संपन्न करेंगे। हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।